नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक जो है आप देख रहे टॉपिक से आपको समझ में आएगा कि आज हमें क्या पढ़ना आपका। इससे पहले के जितने भी टॉपिक बने हैं वो अगर देखा जाए, स्पेशली जो संसद से बने थे, हमने लगभग डायम जो इसके डायमेंशन होते हैं उससे हमने टच करने का हमने कहीं ना कहीं प्रयास किया। आज हमने जो टॉपिक लिया वो संसद से संबंधित जो है अनुच्छेद एक नज़र में, मतलब संसद से संबंधित ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो संसद से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। आपका अमूमन देखा जाए जो आपके एग्जाम होते हैं, खासकर एसआई हो गया, आपका वनडे हो गया, यहाँ तक कि आपका सिविल सर्विसेज में पीसीएस का या फिर आपका बीईओ के देखे जाए एग्जाम में अनुच्छेद से क्वेश्चन आते हैं। एक अनुच्छेद कहीं ना कहीं क्या हो जाता है आपका संसद से आपका मिल जाता है। तो यहाँ पे एक एक अनुच्छेद को हम क्या करेंगे, आराम से देखेंगे। आपका देखिएगा यहाँ पे संसद से संबंधित अनुच्छेद जितने भी अनुच्छेद हैं उन्हें पढ़ने से ज़्यादा अगर आप लिख लेंगे तो चीज़ें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो मनोवैज्ञानिक वो कहते हैं कि एक बार लिखना जो होता है 10 बार पढ़ने के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं और देखने के बाद क्या हो जाता है उसे अवॉइड कर रहे हैं तो उसका आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा नहीं मिलेगा। देखने का मतलब है कि आप अपने आप को फील करिए कि मैं क्लास एक कक्षा में बैठा हुआ हूँ या बैठी हुई है अपना, ठीक है। आप पेन को लेकर के क्या करिए, हमारे साथ चलते चलिए, रफली लिखिए लेकिन लिखिए जरूर अपना। जब आप लिख लेंगे तो आपके पास वीडियो नहीं भी रहेगा आपका, तो आराम से क्या करेंगे, आप कहीं ना कहीं रिवीजन कर सकते हैं चीज़ों को। तो कलेक्शन बनाना सीखिए अपना, तब जाके कंपटीशन में आगे जाएंगे। क्योंकि कंपटीशन का रूप क्या होगा, अभी भी बदला हुआ दिखाई दे रहा है आपका। एक एक नंबर का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन आपके एग्जाम में होता है। एक नंबर से आदमी क्या होता है, बाहर होता है, और एक ही नंबर से क्या होता है, आदमी एंट्री करता है। इस नाते ध्यानपूर्वक चीज़ों का अध्ययन किया जाए तो बेहतर होता है। आज का जो टॉपिक है हमने बताया था कि संसद से संबंधित अनुच्छेद एक नज़र में देख लेते हैं कितने अनुच्छेद हैं और किस अनुच्छेद में क्या क्या चीज़ें हैं। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप देखिएगा 79 दिया गया आपका आर्टिकल, याद का मतलब क्या होगा, आर्टिकल या अनुच्छेद 79 में दिया है संसद का गठन। एक क्वेश्चन बहुत फेमस होता है, पूछा जाता है कि संसद का गठन कैसे हुआ है। तो आप जानते हैं कैसे हुआ, किन किन से। यहाँ पे संसद का गठन अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। कोई भी पूछे, संसद पूछे, संसद का मतलब लोकसभा राज्यसभा नहीं होता, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ये हर आयोग में क्वेश्चन आया हुआ कि संसद का गठन कैसे हुआ है। संसद का मतलब हो गया है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन ये क्या होता है, संसद का अभिन्न अंग होता है। क्यों होता है, आप जानते हैं कोई भी विधेयक चाहे लोकसभा या राज्यसभा किसी भी अगर सदन में लाया जाता है, जब दोनों सदन विधेयक को पारित कर देते हैं और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करके मोहर लगा देता है, तभी जाके विधेयक क्या बनता, अधिनियम या कानून बनता। यानी विधेयक क्या होता, सदन में आता, जब दोनों सदन पारित कर देते हैं तो अधिनियम तब बनता है जब राष्ट्रपति क्या करता है, उस पर अनुमति देता है, अर्थात हस्ताक्षर और मोहर लगा देता है, तो विधेयक क्या बन जाता है, आपका अधिनियम। इस नाते संसद का गठन अनुच्छेद किसमें, 79 में, 79 में है। और अब देखते हैं 79 के बाद क्या होता है, 80 में क्या होगा, राज्यसभा। आप जानते हैं आपका प्राथमिकता में उच्च सदन हो गया, ये निम्न सदन हो गया, इस नाते हमने पहले इसे रखा है। 80 में क्या होगा, राज्यसभा का संगठन, मतलब राज्यसभा कैसे बना होता है, इन सब चीज़ों को। 81 में देखेंगे लोकसभा का संगठन मिल जाएगा आपका। यानी 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। ये याद होना चाहिए कि 79, 80, 81, 79 में संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। 82 में आते हैं, इसमें दिया गया प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन। यानी जब आपका जनगणना होता है 10 साल में होता है, तो 10 साल बाद क्या हो जाता, पुनः जो होता, जितने भी आपका कह सकते हैं कि परिसीमन आयोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सीटों का क्या होते हैं, आवंटन करते हैं, या सीटों को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, या उसकी जनसंख्या के आधार पर सीटों में क्या करते हैं, हेर फेर करते हैं। तो ये होता है आपका 82 में। 83 में दिया गया है संसद के सदनों की अवधि। आप जानते हैं राज्यसभा की जो अवधि होता है वो 6 वर्ष होता है, और लोकसभा अवधि मतलब इनके सदनों की अगर देखा जाए तो, अगर देखा है सदन की बात करते हैं तो राज्यसभा क्या अस्थाई है आपका, क्या है, अस्थाई है, और लोकसभा क्या आपका अस्थाई है आपका।
लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, उनके सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है आपका। ठीक है, आगे आते हैं 84 में दिया गया है संसद सदस्यों की योग्यता। संसद सदस्यों की योग्यता में आप जानते हैं राज्यसभा के लिए अगर देखा जाए कितना साल दिया गया आपका, 30 साल। वही लोकसभा के लिए कितना आपका, 25 साल। यानी भारत का नागरिक हो, अगर 30 साल पूरा कर चुका हो, किसी प्रकार का पागल, दिवालिया, विकृत चित्त न हो, ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनाया जा सकता है। और भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की उम्र पूरा कर चुका हो, पागल या दिवालिया किसी रूप से न हो, वो लोकसभा का सदस्य बन सकता है। अर्थात 84 में संसद की सदस्यता की योग्यता है कि कौन से व्यक्ति संसद के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, 85 ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सदन के सत्र अवसान और विघटन। सदन के सत्र आप जानते हैं संसद के 3 सत्र होते हैं आपका। ठीक है, एक होता है बजट सत्र होता है, एक होता है ग्रीष्मकालीन सत्र होता है, और एक जो होता है शीतकालीन क्या होता है, सत्र होता है आपका। ठीक है, अब इस समय जो चल रहा हालांकि अब बंद है आपका कोरोना के नाते, इस समय ग्रीष्मकालीन सत्र का दिखाई देता है। बजट सत्र के बाद क्या आ जाएगा, ग्रीष्मकालीन सत्र, फिर क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा यहाँ पे शीतकालीन सत्र। तो 3 सत्र होते हैं। इन सत्रों को आहूत करना, बुलाने का अधिकार कौन होता है, राष्ट्रपति। और सत्र अवसान मतलब सत्र को अवसान मतलब समाप्त करने का अधिकार भी किसे होता है, राष्ट्रपति को। और विघटन का मतलब क्या होगा, लोकसभा का विघटन भी कौन करता है, राष्ट्रपति। यहाँ राज्यसभा का विघटन नहीं होता, विघटन किसका होता है, लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति 5 साल पहले भी कर सकता है यदि मंत्रिपरिषद इसकी सिफारिश दे। तो टर्म याद देखिएगा, संसद के सत्र यानी संसद के जो 3 सत्र होते हैं उनको आहूत मतलब बुलाने का अधिकार किसे होता है, राष्ट्रपति को। उनको सत्र अवसान मतलब समाप्त, सत्रों को समाप्त करने का भी अधिकार किसे होता है, राष्ट्रपति। यहाँ तक कि लोकसभा का विघटन करने का अधिकार किसे होता है, आपको, राष्ट्रपति को, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा का विघटन कर सकता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता क्योंकि राज्यसभा के आपका अस्थायी सदन है। आगे आते हैं 87 में राष्ट्रपति का सदन को संबोधन एवं संदेश, यानी 86 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो होता है सदन को संबोधित कर सकता है और संदेश भेज सकता है। ये किस में है, 86 में आपका। 85 में सत्र अवसान करेगा, विघटन करेगा। 86 में राष्ट्रपति का सदन को संबोधन एवं संदेश। आगे आते हैं 87 में दिया है राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। आप जानते हैं कभी कभी परिस्थितियां आती हैं तो विशेष संबोधन जो होता है वो होता है आपका 87 में होता है। 87 में 86 में भी संबोधन है आपका, लेकिन ये सामान्य संशोधन हो गया। 87 में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, जैसे मान लीजिए अगर देश में कोरोना जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है तो ये विशेष परिस्थिति है और इस संदर्भ में जो संबोधन राष्ट्रपति महोदय करेंगे वो 87 के अंतर्गत करेंगे। 88 देखते हैं, दोनों सदनों के मंत्रियों के प्रति मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल के अधिकार। अब देखिएगा अटॉर्नी जनरल 88 में बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, ध्यान से देखिएगा। दोनों सदनों मतलब राज्यसभा लोकसभा के प्रति मंत्रियों, जो भी मंत्री हैं, और अटॉर्नी जनरल जिन्हें कहते हैं महान्यायवादी। ये किसमें है, आर्टिकल 76 में बताए होंगे हम पीछे वाले क्लास में। आर्टिकल 76 में क्या, अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। 88 में कहा गया है कि संसद में जो भी मंत्री हैं, चाहे राज्यसभा के चाहे लोकसभा के, यहाँ तक कि महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल है, वो सदन के किसी भी कह सकते हैं कि बैठक में भाग ले सकता है। ठीक है, खासकर अगर देखा जाए महान्यायवादी 88 के तहत संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होता। वही मंत्रियों के संदर्भ में कहा गया है कि कोई भी मंत्री किसी भी सदन में बैठ सकता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी मंत्री किसी भी सदन में बैठ सकता है, उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार उसे नहीं होगा, क्योंकि जो मंत्री जिस सदन का है उसी सदन में मत देने का अधिकार है आपका, दूसरे सदन में मत देने का अधिकार नहीं है। महान्यायवादी में थोड़ा सा अंतर है, महान्यायवादी को मत देने का अधिकार है ही नहीं पहली बात, क्योंकि वो संसद का कोई सदस्य तो होता नहीं है आपका। महान्यायवादी को सिर्फ ये दिया गया है कि अनुच्छेद 88 में कि संसद के किसी कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है, अपना विचार रख सकता है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं किसी भी सदन में, क्योंकि वो सदस्य नहीं होता। जो मंत्री होते हैं, जैसे राज्यसभा के मंत्री लोकसभा के कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं,
लोकसभा के मंत्री राज्यसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। मतदान मंत्री वही करेंगे जिस सदन के वे सदस्य हैं। हमें लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया आपका, यहाँ पे 89 में दिया गया राज्यसभा के सभापति उपसभापति। पीछे मैंने टॉपिक बनाया था पीठासीन अधिकारी। राज्यसभा का जो सभापति होता वो उपराष्ट्रपति होता, और उपसभापति जो होता राज्यसभा के सदस्य अपने में से एक उपसभापति का चयन करते हैं। तो 89 में जो होता है सभापति उपसभापति है, और 89 का मतलब हो गया, अगर इसमें 4 जोड़ देंगे यानी 90, 91, 92, 93 में, तो लोकसभा के अध्यक्ष और क्या मिल जाएंगे, उपाध्यक्ष। 89 में क्या है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। 93 में क्या आपका लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हो गया, और 98 में संसद के सचिवालय। आया हुआ कि किस अनुच्छेद में संसद का सचिवालय है, तो 98 में। अब आते हैं 99 में। 99 में जो सदस्य हैं वो शपथ ग्रहण करेंगे, जो भी संसद के सदस्य हैं, चाहे लोकसभा राज्यसभा, उनके शपथ के बारे में दिया गया, और वो लोग जो होता संविधान के प्रारूप के अनुसार अपना शपथ लेते हैं। 100 जो होता अनुच्छेद 100 कोरम या गणपूर्त। हमने कहा था संसद में चाहे आपका लोकसभा हो और चाहे आपका राज्यसभा हो, चाहे आपका क्या हो, राज्यसभा हो, मान लेते हैं, इनके जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वही क्या करते हैं, सदन की कार्रवाई को संचालित करते हैं। लेकिन यदि सदन की कार्रवाई में टोटल जो सदस्य हैं उनका 1/10 अगर सदस्य उपस्थित नहीं है, आपका इससे कम है, तो जो पीठासीन अधिकारी है उनका दायित्व बनता है आपका कि वो सदन की कार्रवाई नहीं चलाएंगे। यानी हम बताना चाहते हैं कि अगर लोकसभा में हमने कहा कि 552 है, इनका 10 निकालेंगे लगभग 55 के आसपास आएगा। हमने राज्यसभा को 250 का लगभग 25 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर लोकसभा के अध्यक्ष हैं तो अगर 55 से कम अगर कोई सदस्य आते हैं तो लोकसभा की बैठक का कार्रवाई नहीं होगा। वही राज्यसभा में 250 हैं तो 25 से कम अगर सदस्य आएंगे तो राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी ने सभापति का दायित्व है कि कार्रवाई नहीं संचालित करेगा। गणपूर्ति का मतलब, कोरम का मतलब है कि इतना तो होना चाहिए जितने से हम कोई नीतिगत निर्णय ले सकें और बैठकों का आयोजन कर सकें। पता लगा आपके सभापति अध्यक्ष अकेले बैठे हुए तो कोई निर्णय ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं ना। कोई बैठक आयोजन कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। इस संदर्भ में कहा गया है कि गणपूर्ति आपका अनुच्छेद 100 में है, आपका 1/10 माना जाता है कि टोटल का 1/10 सदस्य रहेंगे तभी कोई निर्णय लिया जाएगा, तभी चीजों को आगे हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। 103 में दिया गया है सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सदस्यों की अयोग्यता यानी संसद के अगर कोई सदस्य है, अगर उसमें कोई अयोग्यता पाया जाता है तो अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कैसे लिया जाता है आप जानते हैं। अगर इनकी अयोग्यता निरर्हता संबंधी कोई भी विषय आता है तो आप देखिएगा राष्ट्रपति जो होता है भारत के निर्वाचन आयोग के सलाह से क्या करते हैं, इसके निर्णय लेते हैं। लेकिन अगर ये संसद के सदस्य में अयोग्यता दल बदल से संबंधित है, अगर यह दल का अगर ये क्या है, दल बदल से संबंधित है, अगर इनकी अयोग्यता जो है सामान्य वे में है तो राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से सलाह लेगा। लेकिन अगर अयोग्यता दल बदल का इन्होंने उल्लंघन किया है तो इस कंडीशन में जो होती है इनकी अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय जो होता है सदन के पीठासीन अधिकारी लेते हैं। यानी लोकसभा का अगर कोई सदस्य दल बदल करता है तो लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय लेता है इनकी अयोग्यता के प्रश्न से संबंधित। अगर राज्यसभा का कोई सदस्य जो होता है किसी दल का दल बदल का उन्होंने कानून का उल्लंघन हुआ है तो राज्यसभा के सभापति जो होते हैं उनकी अयोग्यता का निर्णय लेते हैं। तो सामान्य वे में 103 में सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय लिया गया है। यह निर्णय राष्ट्रपति जो होता है निर्वाचन आयोग के माध्यम से लेते हैं। लेकिन दल बदल का अगर कोई प्रश्न आता है, कोई भी विचारधारा आती है तो कहीं ना कहीं इस अयोग्यता संबंधी प्रश्न क्या आ जाता है, सीधे सीधे पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा अध्यक्ष और सभापति लेता। 105 ये भी आपका पीसीएस में भी आ चुका है, बहुत जगह पूछा जा चुका है कि 105 में क्या है, ये विशेषाधिकार है। संसद के जो सदस्य हैं या समितियां हैं आपका, ठीक है, इनमें इनकी विशेषाधिकार और शक्तियां हैं। विशेषाधिकार यह है कि 106 में 5 में कहा गया कि संसद की कार्यवाही के दौरान जो होता है किसी भी सदस्य को जो होता है एक तरीके से उन्हें गिरफ्तारी से भी कहीं ना कहीं आपका संरक्षण प्रदान किया गया। तो इस तरीके के जो होता है 105 में संसद को विशेषाधिकार दिया गया आपका। 108 में संयुक्त अधिवेशन, आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है 108 संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन हमने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, साधारण विषयों पर, साधारण विधेयकों के अलावा किसी भी, यानी न तो हम धन विधेयक पे ला सकते हैं
और न ही हम ला सकते हैं आपका, कहाँ ला सकते हैं, संविधान संशोधन। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, साधारण विधेयकों के संदर्भ में लाया जाता है। अगर कोई साधारण विधेयक लाया जाता है सदन में, और सदन में कह सकते हैं दूसरे सदन में जाता है, वो सदन पारित नहीं होता, या विधेयक को लेकर के गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लोग एक दूसरे से विधेयक को क्या करते हैं, विधेयक को पारित करने नहीं देते हैं, तो इस संदर्भ में राष्ट्रपति महोदय चूंकि संसद के अभिन्न अंग होते हैं, तो संसद के गार्जियन होने के नाते अनुच्छेद 108 के तहत क्या करते हैं, संयुक्त अधिवेशन को आहूत मतलब बुलाते हैं, ताकि दोनों सदन आए, विधेयक को लेकर के जो भी उनकी शंका है या जो भी समस्या है, उन समस्याओं को दूर करके विधेयक के संदर्भ में मतैक मतलब सभी का एक मत स्थापित करें। तो जिस समय संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति बुलाएगा। बुलाएगा कौन का, राष्ट्रपति ही बुलाएगा आपका, ठीक है, राष्ट्रपति। लेकिन इनकी जो होता है संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है, वो करता है अध्यक्ष करता है। कौन करता है, अध्यक्ष करता है। नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। तो 108 में संयुक्त अधिवेशन है। संयुक्त अधिवेशन धन विधेयक, संविधान संशोधन पे नहीं बुलाया जाता है, साधारण विधेयक पे आ सकता है, और वित्त विधेयक के कुछ साधारण मामले पे आ सकता है, और किसी के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं किया जाएगा। 108 में बुलाएगा राष्ट्रपति, लेकिन बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा, आपका अध्यक्ष करेगा। 110 में क्या होता है, धन विधेयक, जितने भी कर हैं, टैक्स हैं, सरकार के जितने भी ऋण हैं, संचित में से जो भी पैसा निकाला जाता है, ये सब किस में आते हैं, धन विधेयक में। 111 में क्या आपका, विधेयकों की स्वीकृति। आप जानते हैं 111 में कहा गया विधेयकों की स्वीकृति। जब भी विधेयक आता है आपका राष्ट्रपति के पास, कौन देता है, राष्ट्रपति देते हैं। विधेयकों की स्वीकृति कौन देता है, आपका राष्ट्रपति देते हैं। जब भी राष्ट्रपति के पास आता, 3 विकल्प होते हैं। ये अनुमति दे सकता है, अनुमति क्या कर सकता, दे, ना दे, या क्या करे आपका, संरक्षित कर ले आपका। 3 होता आपका। यानी अनुच्छेद 111 में किसी विधेयकों को, यानी संसद के किसी भी सदन द्वारा, यानी दोनों सदन द्वारा विधेयक पारित कर दिया था, यानी लोकसभा ने लाया, लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा ने पारित कर दिया, कहाँ गया, राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति दे सकता है, नहीं दे सकता, दे सकता है, या वापस पुनर्विचार हेतु, पुनर्विचार हेतु क्या कर सकता है, लौटा सकता है, और क्या करता है, अपने पास संरक्षित रह सकता है। 3 विकल्प होते हैं। अगर अनुमति देगा तो विधेयक क्या बन जाएगा, आपका अधिनियम में कानून बनेगा। पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन एक बार, कितनी बार, एक बार। दोबारा अगर विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति के लिए क्या आपका बाध्यकारी है। अगर संरक्षित कर लीजिएगा तो विधेयक क्या जाएगा, एक तरीके से वीटो हो जाता, नहीं उस पर कोई भी जो होता राय मसौदा नहीं होता। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट कहते हैं, क्या कहते हैं, बजट। बजट का मतलब होता है आय और व्यय का लेखा जोखा। बजट का मतलब क्या होता है, आय और व्यय का लेखा जोखा। यानी अनुच्छेद किसमें, 112 में। बजट न केवल आय व्यय का लेखा जोखा होता, अपितु बजट में इस बात का भी उल्लेख रहता है कि सरकार की पिछली उपलब्धि क्या रही है, सरकार भविष्य में क्या करने जा रहा है, अर्थात एक रणनीति भी होता है। तो अपने आप में 112 में जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो बजट, यानी हमारे संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, उसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया। 115 में अतिरिक्त, अतिरेक, अनुदान। कुछ जो होता अनुदान होते हैं जो आपके बाद में जोड़ते हैं, ऐसे अनुदानों की मांग किसमें, आपका अनुच्छेद 115 में। 116 में क्या होता है, लेखानुदान। लेखानुदान का मतलब यह होता है कि किसी समय मान लीजिए बजट को पेश होने में देरी है, आपका मान लीजिए कोरोना जैसी स्थिति आ गई और बजट क्या हो गया, समय से पेश नहीं हो सकता, तो जितनी परियोजनाएं योजनाएं उन्हें संचालित करने के लिए जो पहले से हम धन एक अनुमानित निकालते हैं उसी को लेखानुदान कहते हैं। यानी अगर बजट पेश होने में समय में, अगर बजट समय से पेश नहीं हो पाता, ऐसी स्थिति में परियोजनाओं को चलाने के लिए जिस अकाउंट से पैसा निकालते हैं उसी को क्या बोलते हैं, लेखानुदान कहते हैं। 116 में ये भी पूछा हुआ। वित्त विधेयक किसमें, 117 में। धन विधेयक किसमें, 110 में। वित्त विधेयक 7 जोड़ेंगे तो 117 में आ जाएगा। 120 में है आपका संसद में उपयोग भाषा, यानी संसद में उपयोग भाषा क्या हो सकता है, हिंदी हो सकता है, अंग्रेजी हो सकता है। ये 2 भाषा तो मान है, लेकिन कोई भी संसद सदस्य अगर चाहे अपने विचारों को स्थानीय भाषा में भी व्यक्त कर सकता है। स्थानीय भाषा में क्या कर सकता है, व्यक्त कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति लगता है हिंदी अंग्रेजी नहीं बोल सकता, तो जो संसद की भाषा है अनुच्छेद 120 में है। 122 में जो होता है संसद के कार्यवाही
के बारे में न्यायालय में पूछताछ नहीं, यानी जो संसद की कार्रवाई हो रही है, कोई विधेयक पारित हो रहा है या किसी के ऊपर कोई अभियोजन चलाया जा रहा है आपका, या कोई चर्चा हो रहा है, ये न्यायपालिका के दायरे में नहीं है, न्यायिक समीक्षा से क्या आपका बाहर है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका है अनुच्छेद 123 जिसे अध्यादेश कहते हैं। अध्यादेश का मतलब होता है कानून बनाने की शक्ति, एक तरीके से कानून बनाने की शक्ति, यानी राष्ट्रपति को जो होता है अनुच्छेद 123 के तहत यदि संसद का कोई सदन नहीं है और अचानक कानून बनाना है तो अनुच्छेद 123 के तहत क्या होता है, अध्यादेश बनाया जा सकता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट अनुच्छेद देखिएगा, 79 में संसद हो गया, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 82 में जनगणना, 83 में जानते हैं सदनों की अवधि, 84 में जानते हैं संसद की सदस्यता, 85 सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें सत्रावसान दिया गया, या 86 जो होता है आपका राष्ट्रपति को सदन को संबोधित करना, 87 इंपॉर्टेंट आपका है राष्ट्रपति का विशेष संबोधन, 88 बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों सदनों के प्रति मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल का अधिकार है, 89 में राज्यसभा के सभापति जो होते हैं या उपसभापति, 93 में जो होता है लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, 98 भी इंपॉर्टेंट है, 98 में संसद के सचिवालय है, और 99 जो होता है शपथ छोड़ते हैं, 100 सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी आपका कोरम है गढ़पुर, 103 में ध्यान रखिएगा अयोग्यता की बात किया है, लेकिन 105 में क्या होगा इनके विशेषाधिकारों की बात किया है, दोनों अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त अधिवेशन तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि संयुक्त अधिवेशन 108 में, 110 में धन विधेयक भी पूछा जा चुका है, 111 में विधेयकों की स्वीकृति कौन देगा, राष्ट्रपति देगा आपका, 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 115 में अतिरिक्त और अतिरिक्त अनुदान पूछे तो 115 में, 116 में लेखा अनुदान भी आ जाएगा, 170 में वित्त विधेयक आ जाएगा, 120 में आपका भाषा जो होता है सदन में किस प्रकार, 122 में आपका न्यायालय के पूछताछ से बाहर है संसद की कार्रवाई, और 23 में क्या अध्यादेश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे अनुच्छेद अगर देखा जाए इधर के लगभग 1-2 छोड़ करके सारे अनुच्छेद क्या इंपॉर्टेंट है। आगे और भी टॉपिक लेकर आएंगे जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।